Hi dear learners of English greeting, this is Rahman and I welcome you to OREC classes of English language. Today our topic is how to learn idioms and phrases with tips and tricks. Means कि हम कैसे एक बार ऐसा याद करें कि कोई भी इडियम हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। हमारी आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा। डेफिनेटली आज के सारे इडियम्स जो कि बिल्कुल नए हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, आपको अच्छे से याद हो जाने वाले हैं। आपने अगर अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए इस सीरीज़ में शुरू करते हैं। आज का पहला इडियम, पुट ऑन द मार्केट। तो पुट ऑन द मार्केट का मीनिंग है टू ऑफर फॉर सेल। अब जैसा कि यहाँ पर पता चला कि सेल के लिए कुछ ऑफ़र करना यानी बिक्री के लिए कोई चीज़ तैयार रख देना। मीनिंग तो सबको पता चल जाता है, बट प्रॉब्लम यह है कि ये वर्ड्स जो कि मीनिंग में आए हैं हमेशा के लिए किस तरह से याद रहेंगे। तो सबसे पहले हम 2 नंबर पर ये समझते हैं कि ये जो हमारा इडियम है ये वर्ब की बिगिनिंग लेकर आया है। इट मीन्स ये वर्ब की जगह पर लगने वाला है। पुट ऑन द मार्केट यानी पुट टेंस की तरह से वर्ब के वेरिएशंस में काम करेगा। तो ये वर्ब हुआ, हमने ये यहाँ पर समझ लिया। तीसरी चीज़ है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट की लिंक बनाना, टू ऑफर फॉर सेल। तो लिंक ये बनेगा अगर हमने कोई चीज़ मार्केट में ले जा कर के रख दी तो रखने का सीधा सीधा सा मतलब हुआ कि हमने सेल के लिए ऑफ़र कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास कुछ ओल्ड आइटम्स हैं, कह सकते हैं कि सेकेंड हैंड आइटम्स हैं, एंड दोज आइटम्स शुड बी पुट ऑन द मार्केट। शुड बी पुट ऑन द मार्केट, यहाँ इन द मार्केट नहीं कहना, इसका मतलब है वी आर रेडी टू सेल देम। ओके, तो बेच देना। तो आई होप कि पुट ऑन द मार्केट, मार्केट में रख देने से ऑफर फॉर सेल मीन्स सेल के लिए मार्केट में ले जाना, इसका मीनिंग होगा। जब हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यही वर्ड्स लिखे हुए हों। तो वहाँ पर हो सकता है कि प्रिपेयर टू सेल, टू सेल, जो अब यहाँ पर 2 स्पेलिंग्स होती हैं। एक होती है आपकी SALE जिसके प्रोनाउंसिएशन होता है सेल, और सेल जो जल्दी आप बोलते हैं वो वर्ब होता है, तो इट मीन्स टू सेल या टू बी प्रिपेयर्ड टू सेल। किसी भी तरह से आपको ऑप्शंस आएंगे तो उसमें आपको ये देख लेना है कि कौन से वाले ऑप्शन से बेचने वाली सेंस आती है, वही आपका आंसर होगा। दूसरा हमारा इडियम है टू मीट समवन हाफ वे। इसका मतलब होता है टू कंप्रोमाइज। अब कंप्रोमाइज किस तरह से, अब कंप्रोमाइज इस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर मीनिंग देख लिया। अब यहाँ पर जब हम टू हटा देंगे तो ये आपका वर्ब की तरह से यूज़ होगा, तो हमने इसका यूजेज देख लिया। 3rd नंबर पर हम इसका लिंक बनाएंगे। कंप्रोमाइज़ करना, कंप्रोमाइज़ का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हमारी कोई ज़िद है तो हमने थोड़ा दूसरे की बात को माना और थोड़ा दूसरे ने हमारी बात को माना। मान लीजिए कि ये एक पूरा रास्ता है, हमसे कोई भार नहीं उठ रहा है, तो हमने कहा आधा रास्ता हम चल कर आते हैं, आधा रास्ता आप चल कर के आइए। इट मीन्स टू मीट समवन हाफ वे। इट मीन्स आपने ज़्यादातर लोगों से सुना होगा, न तुम्हारी न हमारी, हम इतने भाव तय कर लेते हैं। किसी ने किसी भी आर्टिकल का जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ लगाया तो उन्होंने कहा नहीं, 200 रुपीज़ तो हम नहीं देंगे, हाँ हम आपको 150 रुपीज़ देंगे। तो 150 रुपीज़ हाफ में माना जाएगा जब जो लेने वाला है वो कह रहा है कि हम आपको 100 रुपीज़ देंगे और देने वाला कह रहा है हम आपसे 200 रुपीज़ लेंगे। तो बीच का एक पॉइंट तय कर दिया जाएगा, ठीक है, ना तुम्हारी ना हमारी, ना तो आप 200 रुपये पर अड़े रहिए और ना ये 100 रुपये पर अड़े रहेंगे। 150 में जो भी कोई सौदा और भाव है वो तय हो जाता है। तो उसको कहते हैं, इस तरह के कंप्रोमाइज़ को कहते हैं to meet someone halfway. It means when I purchase this house, we and our seller met, या आप ऐसा कह सकते हैं we met our seller halfway. हम अपने सेलर से हाफ वे पर मिले। इट मीन्स ना तो उनकी ज़िद पूरी हुई ना हमारी ज़िद, जो भाव हमने तय किया था दोनों ने एक पॉइंट तय कर लिया और दोनों अपनी अपनी जगह से थोड़ा आगे आ गए। इसके बाद है आफ्टर अ फैशन।
इसका मीनिंग होता है टू अ सर्टेन डिग्री नॉट सेटिस्फैक्ट्री। मतलब हिंदी यह है कि एक हद तक अगर हम ध्यान दें तो वो सेटिस्फैक्शन देने वाला नहीं है, संतोषजनक नहीं है या असंतोषजनक है। आफ्टर अ फैशन, तो आफ्टर अ फैशन ये आपका एडवर्ब हुआ, क्योंकि ये हाउ का आंसर दे रहा है और जो फ्रेज और वर्ड्स हाउ का आंसर देते हैं वे एडवर्ब होते हैं। तो हमें इसका यूजेज तो पता लग गया। हम कहेंगे द क्वालिटी ऑफ दिस टीवी इज़ आफ्टर अ फैशन। अब इसको हम लिंक बनाएंगे, यानी इस टीवी की जो क्वालिटी है वो बहुत, अभी क्लियर हो जाएगा, टू अ सर्टेन डिग्री नॉट सेटिस्फैक्ट्री, काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, यानी अच्छी नहीं है इस टीवी की क्वालिटी। तो हम कहते हैं कि कुछ कंपनीज फैशन के पीछे भाग रही हैं, वो सारी चमक धमक दिखाने की कोशिश करती हैं जो एक कस्टमर चाहता है, लेकिन उसका हार्डवेयर, उसके अंदर जो भी चीज़ें डाली जा रही हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, वो ड्यूरेबल नहीं है। तो आफ्टर अ फैशन जो फैशन के पीछे लगेगा तो वो चमक की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसकी जो परफॉर्मेंस है सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी। जो सॉलिड स्टैंडर्ड रखती हैं अपनी क्वालिटी के अंदर, वो बहुत चमक धमक नहीं दिखाती और उनका एक अपना वर्किंग लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो यहाँ पर हुआ आफ्टर अ फैशन मीन्स नॉट अप टू द मार्क, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इसके बाद हम आते हैं ऑल ग्रीक। अब इसके साथ ये इतना भी इडियम तोड़ा जा सकता है, ऑल ग्रीक और लैटिन भी आ सकता है, ऑल ग्रीक एंड हेब्रू भी आ सकता है। ग्रीक लैंग्वेज है ग्रीस की, लैटिन लैंग्वेज है अमेरिका के एक पार्ट की, इसी तरह से ज्यूस की लैंग्वेज है हेब्रू। तो यहाँ पर इसका मतलब है समथिंग दैट कांट बी, समथिंग दैट कांट बी अंडरस्टूड, ऐसी चीज़ जो जल्दी समझ में नहीं आती, जो समझ में ना आने जैसी चीज़ हो। तो हमने यहाँ पर इसका मीनिंग देखा, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ऑल ग्रीक एंड हेब्रू, ऑल ग्रीक किसी भी तरह से हम कह सकते हैं, मीन्स ऐसा जो समझ में आने वाला ना हो। तो अब समझ में आने वाला ना हो तो हम यहाँ पर देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये एडवर्ब की तरफ जाएगा और एडवर्ब के बाद हम इसका लिंक क्रिएट करेंगे ताकि ये हमें हमेशा के लिए याद रहे। तो हम क्या करेंगे, आपने सुना होगा एक हिंदी में कुछ इस तरह से कहा जाता है, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस के आगे क्या बीन बजाना। इट मीन्स कि भैंस को बीन के सुर नहीं समझ में आएंगे, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी काला अक्षर बहुत छोटा सा है और भैंस बहुत बड़ी है, इट मीन्स इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर मेरे सामने कोई भी ग्रीक और लैटिन में लिखा हुआ है तो आई कांट अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पर यह पता चला कि कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आए तो आप कहेंगे ऑल दीज रूल्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ग्रीक एंड हेब्रू या ऑल ग्रीक। तो यानी जो चीज़ समझ में आने वाली ना हो। इसके बाद हम आते हैं इडियम नंबर 5 पर, ट्राई वंस हैंड। ट्राई वंस हैंड का मतलब है टू डू वंस एफर्ट्स, टू डू वंस एफर्ट्स यानी किसी कार्य को करने में कुछ एफर्ट्स करना। अब यहाँ पर आपको ट्राई मिल गया, यहाँ पर अक्सर टू भी लिखा हुआ आता है। अगर नहीं भी आता है तो ये मान लीजिए, अगर आप इसको सब्जेक्टिव रूप में सॉल्व करने वाले हैं तो आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना होता है जिसमें इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। बट इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं, आपको 4 ऑप्शंस मिले होते हैं। तो अगर आप कहते हो भाई अपने हाथ ट्राई कर लो, यानी अपने आप को किसी काम में पेश कर दो, ट्राई वंस हैंड्स, आप भी जोर आजमा लो, तो इस तरह के केस में यह आएगा कि आप भी करके देख लो। तो ट्राई वंस हैंड का मतलब हुआ कि आप भी अपना जोर आजमा लीजिए, आप भी करके देख लीजिए। तो टू ट्राई वंस हैंड, अगर आप अपना हैंड ट्राई करते हैं तो आप कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपको ये ट्राई को एफर्ट करने से रिलेट करके आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ईडियम नंबर 6 की तरफ। ईडियम नंबर 6 है नीदर हियर नॉर देयर। तो नीदर हियर नॉर देयर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे इसका मीनिंग। नॉर हियर नॉर देयर यानी ना यहाँ ना वहाँ, इट मीन्स कहीं का भी नहीं, कुछ ऐसी फील आ रही है।
तो इसका मतलब हो गया इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मतलब होता है असंगत, अनमैच्ड। तो यहाँ पर अनमैच्ड भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर जानते हैं कि ये अपने आप में एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। चूँकि जब आप सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये एडवर्ब हुआ। यहाँ पर इररेलेवेंट में ये मतलब यहाँ निकल करके आता है कि आपने जो बात कही वो टॉपिक से इररेलेवेंट है। जो आपने बात कही वह बेमतलब की है, उसका टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, वह उस विषय में बात नहीं कर रही जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम कहेंगे द स्टेटमेंट यू गेव स्टैंड्स नीदर हियर नॉर देयर। यानी जो बात आपने कही वो न यहाँ का है न या वहाँ का है। इट मीन्स वो किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं। अगर आप हिंदी में लिखें तो हिंदी में लिखेंगे संबंधित न होना या से कनेक्ट न होना। तो इस तरह से यहाँ और वहाँ, अगर कोई आदमी यहाँ और वहाँ है तो एक जगह पर स्टे नहीं कर सकता। तो आप याद कर सकते हैं इररिलेवेंट रिलेट वो करेगा आपसे जो आपके पास रहेगा और बात करेगा। तो यहाँ और वहाँ अलग अलग फ्लक्चुएट करने से, वाइब्रेट करने से या वेरिएशंस लाने से या परिवर्तन करने से संबंधित नहीं हो सकता। तो ये आपको लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट है टू गिव वन अ कोल्ड शोल्डर। इट मीन्स नॉट टू रिएक्ट विद वार्म इमोशंस। वार्म इमोशंस को सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। वार्म इमोशंस गर्म जोशी से मिलना। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से गर्म जोशी से मिलता है तो गर्म जोशी से मिलने का मतलब होता है कि वो काफ़ी आपसे अपनापन रखता है, काफ़ी आपसे जोड़ रखता है। लेकिन अगर कोई दूर डिस्टेंस बना करके मिलता है तो इट मीन्स वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो अपना कोल्ड शोल्डर आपको दे रहा है। तो इसका ये वर्ब है और हम इसका लिंक बनाएंगे टू गिव वन। वन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इंसान को कोल्ड शोल्डर देना। कोल्ड शोल्डर मतलब हमदर्दी का सहारा न देना बल्कि उससे दूरी इख्तियार करना, दूरी अपना लेना। इसका मतलब क्या निकल कर के आया कि किसी को हमदर्दी ना देना। देखिए कोई भी इंसान कोल्ड जब होता है जब वो डेड हो जाता है। अगर आप डेड मैन के कंधे पर सर रखते हैं तो कोई आपको हमदर्दी और कोई कंसोल करने वाली बात सामने नहीं आती। तो यहाँ पर कोल्ड शोल्डर का मतलब हुआ कि जिसके पास, जिसके कंधे पर सर रख कर रोने आप गए हैं, अपनी परेशानी बताने गए हैं, तो वह इमोशंस नहीं दे रहा है। अगर वार्म शोल्डर है तो आपको एहसास मिलेगा, आपको अपनापन मिलेगा। तो किसी ने, किसी ए ने किसी बी को अ कोल्ड शोल्डर दिया मीन्स मिस्टर ए ने बी को सपोर्ट नहीं किया बिकॉज ही वॉज एक्टिंग लाइक अ डेड बॉडी। और डेड बॉडी कोई रिएक्ट नहीं करती है। इट मीन्स मिस्टर बी को हमदर्दी नहीं मिली। मान लीजिए मिस्टर एक्स परेशान है, मिस्टर बी के पास गए तो हम कहेंगे मिस्टर बी गेव मिस्टर ए अ कोल्ड शोल्डर मीन्स उन्होंने हमदर्दी का सपोर्ट नहीं दिया। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं नॉट टू गिव इमोशनल सपोर्ट, नॉट टू गिव इमोशनल सपोर्ट। तो अगर वार्म शोल्डर मिलता तो एहसास अच्छा मिलता, लेकिन यहाँ कोई सपोर्ट नहीं मिली और डिस्टेंट इमोशंस हमारे सामने आई और उनका कोई असर हमें नहीं मिला। इसके बाद आते हैं हम गो हार्ड विद समबडी। ये हमारा इडियम है और गो इसमें लगा है इसलिए हम कहेंगे कि ये वर्ब है। गो एंड गॉन के रूप में ये यूज़ होगा। इसका मीनिंग आता है टू प्रूव, टू बी वेरी डिफिकल्ट, टू समबडी। हार्ड को हम आमतौर से मुश्किल से भरा मानते हैं, हालांकि हार्ड का मतलब लिटरली
हार्ड सरफेस, सख्त सरफेस वाले से होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उसमें। तो यहाँ पर हमें मिला कि किसी के लिए परेशानी लाने वाला साबित होना, किसी के लिए संकट का कारण बनना साबित होना, ये इसका मतलब हुआ। गो हार्ड विथ समबडी, तो हम कहेंगे फाइनल एग्जामिनेशन में गो हार्ड फॉर या विद समबडी के बाद लिखेंगे फॉर द विद द कैंडिडेट्स। दिस एग्जामिनेशन विल गो हार्ड विद द कैंडिडेट्स। तो गो हार्ड का मतलब के लिए कठिनता से भरा हुआ जाना, यानी किसी के लिए डिफिकल्ट साबित होना। इसके बाद हम आते हैं हैंग ऑन वंस लिप्स। इसका मीनिंग होता है टू लिसन अटेंटिवली, टू लिसन अटेंटिवली, किसी को ध्यान से सुनना। अब यहाँ हैंग, हंग, हंग, तो ये वर्ब हो गया। इसका जो आप यूज़ करेंगे, यूज़ इस तरह से करेंगे, अगर कोई इंसान बात कर रहा है और आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं तो आप कहेंगे आई हैंग ऑन हिज लिप्स। तो किसी के लिप्स पर हैंग हो जाना मीन्स कोई बोल रहा है और आप उसकी बातों को सुनकर उसकी टॉपिक में, उसकी बातों में खो गए और आप सिर्फ उसके होंठों को मूवमेंट करते हुए देख रहे हैं। तो हैंग का मतलब है कि खो जाना, लटक जाना, जो भी वर्ड मीनिंग आप रिलेट कर सकते हैं। तो हैंग ऑन वंस लिप्स यानी किसी के लिप्स से हैंग हो जाना, यानी किसी की बात को बड़े ध्यान से सुनना। इट मीन्स टू लिसन अटेंटिवली। द नेक्स्ट इडियम इज टू गिव अ फॉल्स कलरिंग टू। का मतलब होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रेजेंटेशन को गलत और ख़राबी की तरह के तौर पर पेश करना, किसी सही बात को उल्टा पुल्टा करके पेश करना, किसी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। टू गिव अ फॉल्स कलरिंग। कोई गिफ्ट आपने किसी को दिया, पहले आज इसका लिंक ही बना लेते हैं क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि टू गिव है तो टू हटकर वर्ब पर आ जाएगा, मीनिंग हमारे सामने आ चुका है। तो लिंक, उस किसी ने आपको पेंटिंग दी और आपने उस पर जो है सही बनी हुई पेंटिंग पर कुछ अलग से रंग लगा दिया, इट मीन्स उसको ख़राब कर दी, तो उसको कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी गलत तरह से पेश करना। इसी तरह से आप समझ सकते हैं किसी ने कोई बात बोली, जिसके लिए बोली वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, तो जिसने सुना उस बात को बिगाड़ कर लिसनर को कन्वे किया, बता दिया और उसका प्रभाव बात का गलत गया। इट मीन्स किसी सही बात को गलत तरह से पेश करना, यानी सही बात को गलत तरीके से पेश करना। तो इसको हम कहते हैं क्या, गिव अ फॉल्स कलरिंग टू, किसी बात को फॉल्स कलर्स देना यानी झूठे कलर्स देना। तो झूठे कलर आप दे रहे हो तो जैसा है वैसा नहीं है, आप उसको धोखा दे रहे हो। तो यहाँ पर जो फॉल्स और कलरिंग है, तो जो एक्चुअल में चीज़ है उसको गलत तरीके से पेश करना है। आई होप कि ये जो सारे ईडियम्स हैं आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हम कुछ और ईडियम्स आपके सामने लाते हैं। ईडियम नंबर 11 हैंग फायर। हैंग फायर का सबसे पहले जानते हैं मीनिंग। इसका मतलब होता है हेजिटेटेड। हेजिटेटेड मीन्स झिझक से संबंधित, झिझक यानी आप जो है कैंडिड रूप में बिल्कुल खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हेजिटेशन है। अब हैंग फायर, हैंग फायर ये आपकी जो है ये वर्ब है। सेंटेंस बनता है ही हैंग्स फायर व्हेन एवर ही इज रिक्वेस्टेड टू कॉल अपॉन दिस स्टेज। वह झिझकता है जब भी उसको इस स्टेज पर बुलाने के लिए आने के लिए कहा जाता है। तो ये आपकी वर्ब हुई हैंग फायर। अब हम इसको रिलेट करेंगे। अगर मान लीजिए आपने कोई एक स्टैंड पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर आग का एक बहुत बड़ा प्लेटर रखा हुआ है और आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ले जा रहे हो, तो आप झिझक करके जाओगे कि कोई बर्निंग कोल आपके ऊपर ना गिर जाए, कोई जलती हुई लकड़ी या कोई चीज़ आपके ऊपर ना गिर जाए। तो ये जितने लॉजिक्स हैं
एक्चुअली ये इलॉजिकल हैं, ये बेतुकी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम इनको कुछ लिंक करते हैं ताकि हमें ये सब याद रहे। तो यहाँ पर जो आप अब सीखने वाले हैं, तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि हैंग फायर, इट मीन्स फायर लटकी है, इसीलिए आप झिझक रहे हैं। जब भी स्टेज पर बोलने के लिए आपको बुलाया जाता है तो क्या होता है कि वह आपके लिए फायर जैसा होता है, कहीं आप पर गिर ना जाए, आपकी इंसल्ट ना करा दे, इट मीन्स आपको हर्ट ना कर दे। तो हैंग फायर का मतलब हुआ हेजिटेटेड होना या झिझक में होना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट इडियम ऑल ईयर्स पर। तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है टू बी अटेंटिव, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं किसी की बात को ध्यान से सुनना। अभी हमने एक इडियम बताया था जो लिप्स से रिलेटेड था, तो उसमें क्या था, ऑन वंस लिप्स। तो यहाँ पर दोनों रिलेट करते हुए लगते हैं। तो वहाँ पर इतना अच्छा बोल रहा था कि कोई मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शंस को वो ऑल ईयर्स यानी अपने सारे ईयर्स को सही से लगाकर सुन रहा है। तो इसका मतलब हो गया ऑल मीन्स सारे ईयर्स कान, अटेंटिव इट मीन्स जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप पूरी तल्लीनता के साथ उसे सुनते हैं। अब हम आते हैं इडियम नंबर 13 की तरफ, हैव अ हैंड इन। हैव अ हैंड इन का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व्ड। टू बी इन्वॉल्व का मतलब है कि किसी बात में शामिल होना। कोई मिली भगत भी हो सकती है, नेगेटिव यूज़ भी हो सकता है, पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है। तो हैव जो है आपकी वर्ब है, मीनिंग आपके सामने यहाँ पर आ गया है। अब हम इसको समझेंगे कि ये याद कैसे करें, हमेशा के लिए कैसे याद करें। अगर आपका हाथ किसी एक्शन में होता है तो आप उसमें मिले हुए थे, उस जो भी कोई कार्यक्रम या कोई भी घटना है आपने उसको अंजाम देने में सहायता की, इट मीन्स आपकी मिली भगत उसके अंदर रही थी। तो हैव ए हैंड इन का मतलब हो गया कि आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो हैंड होना, इन्वॉल्वमेंट होना, तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट इडियम इज टू कीप अ गुड टेबल, जिसका मीनिंग है टू प्रोवाइड लग्जरी फूड, यानी बेहतरीन खाना दावत में देना। तो ये हुआ मीनिंग। बात रही वर्ब की, तो ये वर्ब है क्योंकि ये जो कीप है एक्शन को शो करता है। अब हम इसको रिलेट करेंगे, जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम है आज का। तो कीप अ गुड टेबल, अगर आपको गुड टेबल मिल गई तो वहाँ पर सारे खाने की अवेलेबिलिटी थी और दावत बहुत अच्छी थी। तो कीप मीन्स रखना, गुड टेबल मीन्स लग्जरी खाने वाली टेबल। तो टेबल और कीप करना दोनों अच्छे फूड को प्रोवाइड करने से बहुत जल्दी रिलेट आप कर सकते हैं। टेक अवे वंस ब्रेथ, किसी की सांस ले लेना, ऐसा कुछ फीलिंग आता है। तो इसका जो यहाँ मीनिंग निकलता है, तो इसका मतलब होता है टू सरप्राइज, किसी को चौंका देना। तो अगर आप चौंकाते हैं तो कोई भौंचक्का रह जाता है, एकदम अगास्ट रह जाता है, उसकी सांस जहाँ है वहीं रुक जाती है, यानी किसी की सांस ही ले ली, अचानक से सरप्राइज कर दिया। तो टेक अवे वंस ब्रीथ मीन्स टू सरप्राइज, ये याद रखना बहुत आसान है। और टेक, टू, टेकन एंड टेक्स एंड टेकिंग, तो ये वर्ब की जगह पर काम होगा। नेक्स्ट है ऑल आईज, ये बिल्कुल ऑल ईयर्स जैसा है। अगर आप ऑल ईयर्स हैं तो किसी को पूरी अटेंशन दे रहे हैं, जैसे कि यू आर लिसनिंग टू मी ऑल ईयर्स। और अगर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यू आर अटेंडिंग मी ऑल आईज, यानी पूरे ध्यान से देखना। इट मीन्स टू ऑब्जर्व माइन्यूटली, यानी बारीकी से देखना। तो ऑल आईज का हमने मीनिंग देखा, और जब हमने अपनी आईज पूरी तरह से उनकी फैकल्टी ऑब्जर्वेशन पर लगा दी तो आप ध्यान से देख रहे हैं। तो इस तरह से ये एडवर्ब के रूप में आने वाले इडियम है, आपने अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा। एंड आई होप कि सारे ही इडियम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस तरह से वोकेबलरी को प्रिपेयर करने के लिए, चाहे वो सिनोनिम हो, एंटोनिम्स हो, इडियम्स हो, फ्रेजेस हो, फ्रेजल वर्ब्स हों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहिए। और मिलते हैं जल्दी ही अगले इसी तरह के नए सेशन में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।